नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल फंड के लिए। आइए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनएवी का। म्यूचुअल फंड्स रेज मनी बाय सेलिंग देयर शेयर्स टू पब्लिक एंड रिडीम देम एट करंट नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो भी यूनिट्स म्यूचुअल फंड इशू करेगी और रिडीम करेगी नेट एसेट वैल्यू पर। यूजुअली रिडीम कैसे करती है? नेट एसेट वैल्यू पर रिडीम करती है। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ ईच यूनिट ऑफ द स्कीम। ठीक है, thus if the NAV is more than the face value of ₹10, there is appreciation for the investment। ये कुछ इस तरह से है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड ने 1000 यूनिट्स सेल किए। अब 1000 यूनिट्स सेल किए एट द रेट ऑफ ₹10 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच यूनिट। तो टोटल एसेट्स कितने हुए? टोटल एसेट्स हुए 1000 इंटू 10,000। अभी मान रहे हैं लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, प्रोविजन कुछ नहीं है, एक मिनट के लिए मानते हैं कुछ और कुछ भी नहीं है। मान लो ये एक एग्जाम है, तो एसेट पर यूनिट कितना हुआ? एसेट पर यूनिट कितना हुआ? ठीक है, तो 10,000 तो टोटल एसेट्स हो गए। ठीक है, और 1000 यूनिट्स हो गई, तो एसेट पर यूनिट आया ₹10। राइट, अब जब ये तो था एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू कितना आया? एनएवी कितना है? एनएवी इज 10 रुपीज पर यूनिट। अब क्या करेगी म्यूचुअल फंड का एक ऑर्गन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी? इस 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करेगी। मान लो ये 10,000 रुपए, ठीक है, 5 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। इन 10,000 रुपीज को शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, और 3 साल के बाद इन्वेस्टर आया। 3 साल के बाद इन्वेस्टर आया, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन वो इन्वेस्टर आता है, कहता है भाई मेरा पैसा वापस करो। तो रिडम्पशन का टाइम आ गया, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो म्यूचुअल फंड कंपनी कहेगी भाई इन्वेस्टर हम क्या करेंगे? एनएवी कैलकुलेट करेंगे। और एनएवी आ रहा है, एनएवी आ रहा है ₹12 पर यूनिट। ठीक है, और फेस वैल्यू क्या है? एट द टाइम ऑफ इशू क्या था? 10। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या है? 12। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? ₹2। ठीक है, कहते हैं जी ये एनएवी आ गया ₹8। तो ये तो प्रॉफिट की सिचुएशन है। ठीक है, अगर एनएवी ₹8 आ गया तो लॉस की सिचुएशन बन जाएगी, तो लॉस आ जाएगा। तो एनएवी रिडम्पशन के टाइम पर एनएवी कैलकुलेट करेंगे, और एनएवी अगर ज्यादा होगा, एनएवी अगर टाइम ऑफ इशू से ज्यादा होगा तो देयर इज एप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट हो गया। और अगर एनएवी एट द टाइम ऑफ इशू से कम आ गया तो लॉस हो गया। कुछ इस तरह से एनएवी की कैलकुलेशन आपने देखनी है। चलिए आइए बहुत ध्यान से इस बात को समझिए और पढ़िए। म्यूचुअल फंड रेज मनी बाय सेलिंग देयर शेयर्स टू पब्लिक एंड रिडीमिंग देम एट करंट नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ ईच यूनिट ऑफ द स्कीम। ठीक है, thus if the NAV is the more than the face value of ₹10, there is an appreciation for the investment. If the NAV is less than the face value, it indicates depreciation of the investment. NAV also includes dividends. NAV
also includes dividends, interest, accruals, and reduction of liabilities and expenses apart from market value of investments. तो NAV में डिविडेंड भी कैलकुलेट करेंगे, also include dividend, interest, accruals, and reduction of liabilities and expenses apart from the market value of investment. जब आप NAV कैलकुलेट करेंगे तो डिविडेंड्स, इंटरेस्ट को भी मद्देनजर आप इसको भी कैलकुलेट करते हैं, इन चीजों को भी आप शाबाश लेकर साथ चलते हैं. एवरी म्यूचुअल फंड शैल कंप्यूट द NAV ऑफ ईच स्कीम बाय डिवाइडिंग द नेट एसेट ऑफ द स्कीम. तो ये NAV का फॉर्मूला क्या है? ये है NAV का फॉर्मूला दे रखा है आपको बेटा, एसेट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है. Every mutual fund shall compute the NAV, net asset value of each scheme by dividing the net assets of the scheme by the number of units of the total outstanding on the date of the valuation and public the same at least in 2 daily newspapers at intervals not exceeding 1 week. However, the net asset value of any scheme for special target segment or any monthly scheme which are not mandatorily required to be listed on the stock exchange may publish NAV at monthly or quarterly intervals permitted by SEBI. तो ये NAV की पब्लिकेशन के बारे में है कि NAV ना केवल कैलकुलेट करनी है बल्कि इसे पब्लिश भी करनी है. देखो बेटा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने समझना है. तो आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड करना है. आउटस्टैंडिंग यूनिट का मतलब क्या हो गया? आइए इस चीज को समझते हैं. भाई देखो, शुरू में हमने 1000 यूनिट्स इशू की थी. शुरू में हमने, आप यहां पर ध्यान देंगे बेटा बात के लिए, शुरू में हमने 1000 यूनिट्स इशू की थी और इसमें से जब हम NAV कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 100 लोगों ने अपना पैसा वापस निकाल लिया है. तो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स मतलब, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का मतलब क्या है? टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स विड्रॉन. यूनिट्स विड्रॉन. तो टोटल यूनिट्स को में से यूनिट्स विड्रॉन आप लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. ठीक है. तो NAV का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस NAV. अब एसेट्स में आप क्या, टोटल एसेट्स में आप बोलते हैं कि इसमें आप डिविडेंड को भी इंक्लूड करो, इसमें आप बेटा इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करो. ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी, ये तो बात अपने आप ही जुड़ जाएगी बेटा. मान लीजिए डिविडेंड इंक्लूड करो का मतलब क्या बात है? देखो बेटा, हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसने स्कीम लॉन्च करी है, इसने म्यूचुअल फंड का पैसा 10 कंपनीज में लगा दिया. ठीक है. और 10 कंपनीज से क्या मिलेगा? इनकम कैसे आएगी? डिविडेंड के तौर पे आएगी. ठीक है. डिविडेंड के तौर पे आएगी, इंटरेस्ट के तौर पे आएगी. ठीक है. और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगी. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगी. तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है जब आपने NAV कैलकुलेट करना है. इन सब बातों को, ठीक है, ध्यान में रखना है. देखो, डिविडेंड जो आएगा उससे क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा, तो वो एसेट्स में आ जाएगा. इंटरेस्ट जब आएगी तो वहां कैश बढ़ेगा, तो उसे आप एसेट्स में काउंट कर लोगे. और मार्केट वैल्यू तो बढ़ेगी बेटा. आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा है, उसका मार्केट वैल्यू आज 120 रुपए हो गया है, तो इसके बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो 100 रुपए का था जब हमने स्कीम लॉन्च करी थी, वो शेयर 100 रुपए का था, आज वो शेयर 120 रुपए का है, तो ये मार्केट वैल्यू बढ़ गई. तो कहते हैं NAV कैलकुलेट करते वक्त इन सब बातों को ध्यान में रखना है. इन सब बातों को आपने ध्यान में रखना है. आइए एक बारी दोबारा से NAV की बात पढ़ेंगे. शाबाश. ध्यान से मेरी बात को सुनिए. इफ द NAV is
if NAV is the more than the face value of rupees 10, there is an appreciation for the investment. If the NAV is less than the face value, it indicates the depreciation of the investment. NAV also includes dividends, interest accruals, and reduction of liabilities and expenses apart from the market value of investment. Every mutual fund shall compute the NAV each scheme by dividing the net assets of the scheme by the number of units of the scheme outstanding on the date of valuation and public the same. आप आगे ध्यान से बात को सुनेंगे. And public the same at least in 2 daily newspapers at intervals not exceeding 1 week. However, the net asset value of any scheme for special target segment or any monthly scheme which are not mandatorily required to be listed in the stock exchange. ठीक है बेटा, तो किसी खास तौर के खास स्कीम के ऊपर से भी NAV की पब्लिकेशन के बारे में रेगुलेशन बना सकती है. जो भी कंपनी ने आपकी स्कीम के लिए, जिस स्कीम के लिए जो रेगुलेशन बनाया है, आपको उस स्कीम के अकॉर्डिंग नेट एसेट वैल्यू को पब्लिश करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, तो म्यूचुअल फंड कॉस्ट के बारे में अब समझेंगे. म्यूचुअल फंड कॉस्ट को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर पूरा म्यूचुअल फंड कंपनी का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ. जब मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में क्या मतलब है. देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड का एक ऑर्गन है ट्रस्टीज. ठीक है, ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं. इसके बाद दूसरा इसका ऑर्गन है AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. और तीसरा इसका ऑर्गन है कस्टोडियंस. शाबाश. ये मैं मोटा मोटा आपको म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट बता रहा हूं कि कैसे काम होगा. अब जो भी स्कीम बनाई जाएगी, म्यूचुअल फंड क्या बनाएगा, स्कीम बनाएगा. कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम बनाएगा और उस स्कीम के थ्रू मनी क्रिएट होगी, मनी पब्लिक से इकट्ठा की जाएगी. ये जो मनी क्रिएट की जाएगी, इस मनी का जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को तो ट्रस्टीज को दे दिया जाएगा. यानी प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन द नेम ऑफ ट्रस्टीज. और इस मनी को AMC क्या करेगी, मैनेज करेगी. ठीक है, और कस्टोडियन के पास जो भी सिक्योरिटीज डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होंगी, उन सिक्योरिटीज को कस्टोडियन के पास सेफ कस्टडी के लिए रख दिया जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज की, शाबाश, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज की सारा मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ. AMC इसे मैनेज करेगा. अब ये मैनेज कैसे करेगा, इसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होंगे. क्या होंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होंगे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होंगे जो कि इस मनी को फर्दर इन्वेस्ट करेंगे. फर्दर इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्कीम करेंगे. ठीक है, कंपनीज में, कंपनीज के अंदर करेंगे, कंपनीज के अंदर करेंगे, शाबाश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेंगे, रियल स्टेट में करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, गोल्ड में करेंगे. ये इन्वेस्ट करेंगे और वहां से, शाबाश, वहां से क्या आएंगे, रिटर्न्स आएंगे. ठीक है, ये सारे रिटर्न्स कहाँ जुड़ जाएंगे, ये सारे रिटर्न्स वापस म्यूचुअल फंड के एसेट्स में जुड़ जाएंगे, जिसकी प्रॉपर्टी किसके पास है, ट्रस्टी के पास है. तो आइए इस सारे कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे. अब यहाँ खर्चा होगा. खर्चा इसमें क्या होगा, देखो बेटा, इसके अंदर क्या खर्चे हैं. ट्रस्टीज हैं, ट्रस्टीज हैं, कस्टोडियंस हैं. ठीक है, ट्रस्टीज हैं, कस्टोडियंस हैं, ऑडिटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं. ठीक है,
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं। शाबाश, बहुत ध्यान से सुनना है। इन सब की फीस देनी पड़ती है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई सेबी इसे रेगुलेट करता है। इन ऑपरेटिंग कॉस्ट को, ऑपरेटिंग खर्चों को सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है। सेबी इन खर्चों को रेगुलेट करेगा। आप मन मर्जी के मुताबिक ये नहीं ले सकते। एक लेवल तक सेबी आपको लेने देगा। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा खर्च करते हो तो कंपनी खुद उन खर्चों को अपने सिर पे खर्च करेगी, लेकिन इन्वेस्टर से एक लिमिट तक ही ले सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी है जो ये स्कीम बनाएगी। स्कीम में क्या बनाएगी? यूनिट्स बनाएगी। इन यूनिट्स को सेल करना होगा। ठीक है भाई, यूनिट सेल करोगे तो ही तो पैसा आएगा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग के खर्चे होते हैं। तो इन खर्चों को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक को बोल रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे को बोल रहे हैं सेल्स चार्जेस। अब म्यूचुअल फंड का ये जो खर्चे होंगे ना, इन्हें एनुअलाइज्ड निकाल लेंगे और दिनों के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। यानी आपने अपने म्यूचुअल फंड का पैसा जितने दिन उस स्कीम में रखा, उतना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ेगा। सेल्स चार्जेस को हम दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे एंट्री लोड, एक को बोलेंगे एग्जिट लोड। ठीक है बेटा, एक को क्या बोलेंगे? एंट्री लोड, और एक को बोलेंगे एग्जिट लोड। आइए इन सेल्स चार्जेस को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। मैंने आपको सारा कंसेप्ट ये बता दिया है, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। आइए सेल्स चार्जेस को एक बार ही समझ लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पढ़ लेना, मैंने समझा दिया। कोई डाउट है तो पूछ लेना। दीज आर अदरवाइज कॉल्ड एज सेल्स लोड एंड आर चार्ज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। दीज आर अदरवाइज कॉल्ड एज सेल्स लोड एंड आर चार्ज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को ये डायरेक्टली चार्ज किया जाता है। म्यूचुअल फंड यूज द सेल्स लोड फॉर पेमेंट ऑफ एजेंट कमीशन एंड एक्सपेंसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। अब जो सेल्स लोड होता है ना, उससे जो मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर के खर्चे वगैरह दिए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचते हैं, यानी जो ब्रोकर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह काम करते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचते हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो सेल्स लोड को दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे। एक तो एंट्री लोड, एक एग्जिट लोड। यानी उस स्कीम में आप पैसा लगाओगे तो एंट्री लोड लगेगा, उस स्कीम से जो पैसा निकालोगे तो एग्जिट लोड लगेगा। देयर इज नो एंट्री लोड फॉर ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम्स। अब इसको ध्यान से समझना है बेटा। ये CDSC इसमें कंसेप्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, CDSC का कंसेप्ट एग्जाम में आएगा। तो सेल्स चार्जेस को ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि देयर इज नो एंट्री लोड फॉर ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एंट्री लोड नहीं लगेगा। स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म्स कैरी अ suitable disclosure to the effect that the upfront commission to distributor will be paid by the investors directly to the distributor। और डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी फीस दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस किसको दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस दे रहा है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को सलाह दे रहा है कि तू भाई इस स्कीम में पैसा लगा ले, तेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर को दे रहा है, उस सर्विस के हिसाब से वो उसे फीस चार्ज करेगा। ऑफ द एग्जिट लोड बोल लो या एंट्री लोड तो आप ले नहीं सकते। जो भी फीस डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, इन्वेस्टर से ले लेगा, अपफ्रंट ले लेगा, उसका डिस्क्लोजर कर दिया जाएगा। एग्जिट लोड और कंटिजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस बोलते हैं इसे। एग्जिट लोड बोल लो या कंटिजेंट डेफर्ड सेल्स चार्जेस बोल लो। टू द चार्ज टू द इन्वेस्टर्स, a maximum of 1% of the redemption proceed is required to be maintained in a separate account। एग्जिट लोड कितना ले सकते हो? जो भी रिडम्पशन की प्रोसीड होगी, जो भी अमाउंट रिडीम होगा, 1% उसका आप चार्ज कर सकते हो, और वो भी आपने एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करना है। और उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी किस तरह से खर्च करेगी? टू पे कमीशन टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड टू टेक केयर अदर मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर AMC ने डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन देना है तो उसमें से देगी, उस 1% में से देगी, या कोई भी मार्केटिंग और सेलिंग के खर्चे करने हैं तो उस 1% में किया जाएगा। और कोई भी बैलेंस CDSC में बचता है तो वो पैसा वापस म्यूचुअल फंड के पैसे में जाके जुड़ जाएगा। एनी बैलेंस शैल बी क्रेडिटेड टू द स्कीम इमीडिएटली। CDSC क्या है? इज ए स्ट्रक्चर्ड बैक एंड लोड पेड, स्ट्रक्चर्ड बैक एंड लोड पेड
which the units are redeemed during the initial of ownership. CDSC क्या है? स्ट्रक्चर्ड बैक एंड लोड क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर्ड बैक एंड लोड ये होता है कि आप ना अगर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रखोगे तो उतना ही आपके ऊपर ही कम लगेगा। जितनी जल्दी आप पैसे को निकालोगे, ठीक है, जितनी जल्दी आप पैसे को निकालोगे उतना ही CDSC आपके ऊपर ज़्यादा लगेगा। The distributor should disclose all the commissions in the form of trial commission or other mode payable to them for the different competing schemes of various mutual funds from amongst the which the scheme is being recommended to the investors. AMC shall not charge entry or exit load on the bonus units and units allotted to reinvestment of dividend. शाबाश बेटा। देखो डिविडेंड को वापस से इन्वेस्ट कर दिया है तो या फिर बोनस के तौर पे AMC ने इन्वेस्टर को बोनस यूनिट्स दी हैं तो उस पर एंट्री और एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो आपने ये डिफरेंट खर्चों को हमने दो पार्ट पे डिवाइड किया, एक को बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक को बोला सेल्स चार्जेस। इनके बारे में ध्यान से आपने समझना है और कोई भी डाउट है तो उसमें से पूछना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? आइए ध्यान से हम पढ़ेंगे इसके अंदर। एक तो दो तरह की जो आपने म्यूचुअल फंड कॉस्ट पढ़ा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पहले पढ़ा बेटा, फिर सेल्स चार्जेस। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है। सम फंड्स इंपोज अ स्विच ओवर फी एज अ चार्ज ऑन द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर विद इन द सेम म्यूचुअल फंड फैमिली and also to switch over from one plan to another within the same scheme. A cost conscious investor has to consider two aspects: compare a fund expense ratio with that of the similar fund in the industry and find out the justification based on performance. Compare the exit load with that of the similar funds since a load will reduce the investment by the amount of load. Load मतलब charges जो खर्चा आपको देना पड़ता है। Besides these aspects, the investor should carefully consider his goals, risk tolerance and investment preferences. तो बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिंपल था, इसमें कुछ खास बात नहीं है। Judging the efficiency of mutual fund is done with reference to various factors. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कैसे जज करेंगे कि कोई म्यूचुअल फंड इफेक्टिव है या नहीं है? आप किस तरह से जज करेंगे कि कोई म्यूचुअल फंड इफेक्टिव है या नहीं है? Whether the fund is stable, जो फंड है म्यूचुअल फंड में जो स्टेबिलिटी है क्या वो है, क्या वहाँ लिक्विडिटी है, क्या वहाँ पे NAV इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स थे क्या उनको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया है, क्या इशूअर का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ये सब फैक्टर्स आप इसमें पढ़ेंगे तो इन सब फैक्टर्स से आप जज कर सकते हैं, इन सब फैक्टर्स से आप जज कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छे से काम कर रहा है, एफिशिएंट है या नहीं है। तो आपने बहुत ध्यान से बेटा ये करना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो आइए हम पढ़ेंगे अब रोल ओवर ऑफ अ स्कीम का मतलब क्या है। एग्जाम में एक बार आ चुका है ये रोल ओवर ऑफ अ स्कीम। अ म्यूचुअल फंड कैन रोल ओवर अ क्लोज एंडेड स्कीम on or before the redemption of the scheme after giving an option to investors redeem their units at NAV based price। तो म्यूचुअल फंड जो क्लोज एंडेड स्कीम है उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के बाद जब मैच्योरिटी पीरियड आ गया तो इशूअर यानी म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर को एक ऑफर देती है, गिविंग एन ऑप्शन टू इन्वेस्टर टू रिडीम देयर यूनिट्स एट NAV बेस्ड प्राइस, ठीक है। बोलता है कि मैच्योरिटी पे हम आपको रिडीम नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, मैच्योरिटी के बाद जब भी आप पैसा लेने आएंगे तो NAV के ऊपर नेट एसेट वैल्यू के बेस के ऊपर पैसा आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि दो तरह की स्कीम होती है, एक ओपन एंडेड स्कीम होती है, क्लोज एंडेड स्कीम होती है। ओपन एंडेड में आप जब चाहे NAV के बेस्ड आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, क्लोज एंडेड में जब चाहे आप नहीं निकाल सकते, मैच्योरिटी पे ही पैसा आपको मिलेगा। अगर किसी स्कीम को मैच्योरिटी पे रिडीम ना करके बोल रहे कि फ्यूचर में कभी भी आप NAV के बेस पर अपना पैसा वापस ले लीजिए, तो उसे कहा जाता है रोल ओवर ऑफ अ स्कीम। द रोल ओवर स्कीम मे इंक्लूड अ फ्रेश एक्सटेंशन ऑफ अ पीरियड और कंटिन्यू अंडर द सेम टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल स्कीम विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। आइए रोल ओवर ऑफ अ स्कीम आपने अच्छे से करना है बेटा। स्विच ओवर वन स्कीम टू अनदर का मतलब क्या है? अ म्यूचुअल फंड में इशू इट्स डिस्क्रिशन टू परमिट स्विचिंग ओवर of the investment in units from one to another of its schemes to help the investor shift from high risk scheme to a low risk one or vice versa।
एनुअलाइज्ड रिटर्न किस तरह से निकालेंगे? शाबाश। इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड एंड मेक प्रॉफिट्स। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट in such short period cannot be reliable measures। इन सब जो आपने ये प्रॉफिट कमाए, इन प्रॉफिट से म्यूचुअल फंड की एफिशिएंसी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। द प्रॉपर मेथड इज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस एट द कंपाउंडेड एवरेज रेट ओवर अ ईयर। ठीक है, तो प्रॉपर मेथड क्या है टू कैलकुलेट एनुअलाइज्ड रिटर्न? द प्रॉपर मेथड इज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन an annualized basis at the compounded average rate over a year। ठीक है बेटा, तो आपने किस तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है? ठीक है, आपने कुछ फंड लिए, मार्केट में कुछ तेजी आई थोड़े दिनों के लिए, तो आपने खरीदे बेचकर आपने मार्केट की फ्लक्चुएशन से कुछ प्रॉफिट कमा लिया, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे to judge the efficiency। if you want to judge the efficiency you need to calculate annualized basis compound average rate over a year। AMC क्या है बेटा? AMC के बारे में आपको बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। Under SEBI regulations, every mutual fund is required to have an asset management company AMC incorporated in accordance with the Companies Act 2013 to manage the fund of the mutual fund। The AMC should be approved by SEBI and should enter into an agreement with the trustees of the mutual fund to formulate scheme। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। Raise money against units, invest the funds in accrued securities, and after meeting the permissible cost as per norms, distribute income to the shares holders of the funds। तो ये AMC का काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। AMC क्या है, एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या है, इस चैप्टर में हमने शुरू से एक बार देखेंगे क्या हमने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। आइए, इस चैप्टर के अंदर बेटा म्यूचुअल फंड का एक कंसेप्ट, एक पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ है। सबसे पहले बेटा आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखना है कि म्यूचुअल फंड की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़ना है, म्यूचुअल फंड में कैसे शुरुआत हुई इसकी, ये सब बातें आपने पढ़नी है। इसके बाद इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है, ओवरव्यू ट्रेंड ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ना है, क्या फ़ायदे हैं म्यूचुअल फंड के, ये सब पढ़ने हैं आपने। स्कीम्स अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी पीरियड, ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम, दोनों में क्या डिफरेंस है ये पढ़ना है। स्कीम्स अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट स्कीम्स हैं, ये पढ़नी है बेटा। इसके बाद स्कीम्स पढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताइए आपको बेटा, मैंने ये सब डिस्कस की। ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है कि इसमें SID होता है और एक इसमें SAI, दो पार्ट होते हैं, SID SAI, बीच में इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिया है, वो भी आपने अच्छे से करना है, कोई डाउट है तो पूछना है। अब एडिशनल मोड ऑफ पेमेंट थ्रू एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक, एस्बा का कंसेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल है। एस्बा मैंने ICDR में बताया था, वो कंसेप्ट यहाँ भी डिस्कस होता है। रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं ये आपको बताया बेटा। NAV कैलकुलेशन बताई, म्यूचुअल फंड के खर्चे बताए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, सेल्स चार्जेस क्या है, कितना आप ले सकते हो, ये आपने पढ़ना है यहाँ ध्यान से, बहुत ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ना है। फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है ये बताया बेटा आपको। हाउ कुड यू जज एफिशिएंसी ऑफ म्यूचुअल फंड, ये बताना है। रोल ओवर ऑफ स्कीम क्या होती है ये बताना है। स्विच ऑफर वन स्कीम टू अनदर ये बताना है। एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या होती है ये बताना है। AMC क्या होता है ये आपने अच्छे से सीखना है। और इन सब में कोई भी डाउट है तो मुझसे अच्छे से 98180 मेरा फ़ोन नंबर है, 9818050252, ये अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए क्या क्या रेगुलेशन बनाए हैं, आइए अब हम उन्हें ध्यान से, बहुत इत्मीनान से उन्हें पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट है आपका तो उस पर हम पूछेंगे बेटा आपसे। शाबाश। आइए आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। These regulations were notified by SEBI in exercise of its powers conferred by Section 30, read with clause C of Section 11, subsection 2 of SEBI Act। SEBI ने ये रेगुलेशन क्यों बनाए हैं? क्योंकि SEBI एक्ट ने सेबी को ऐसी पावर दी है। तो सेबी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने
सेबी एक्ट बनाया, सेबी एक्ट में सेबी एक संस्था बनाई, सेबी को ये पावर दी कि वो रेगुलेट करे, तो सेबी ने रेगुलेट करने के मकसद से इन रेगुलेशंस को बनाया है। आइए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन्हें हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? शैल इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कम्युनिकेशन इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एएमसी। एएमसी बोल लो, म्यूचुअल फंड बोल लो, बेटा एक ही मतलब है। कई बार एएमसी बोल लो या म्यूचुअल फंड बोल लो, म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह क्रिएट किया जाता है और उसमें एएमसी बनाई जाती है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट मतलब कोई भी कम्युनिकेशन इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड दैट में इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ एनी इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। ऐसा कम्युनिकेशन जो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्टाइजमेंट। एएमसी के बारे में आपको बताया, मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अप्रूव्ड एज सच बाय सेबी अंडर रेगुलेशन 11 सबसेक्शन 2। यानी जो ये रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं ना, इन रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो दो बात होनी चाहिए एएमसी के लिए, एक तो उसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होना चाहिए, और सेबी रेगुलेशन 21 में उसको लाइसेंस सेबी ने एज सच लाइसेंस दिया हो। कस्टोडियन मतलब क्या है? मींस अ पर्सन हु हैज बीन गारंटीड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ कस्टोडियन सिक्योरिटीज अंडर सेबी कस्टोडियन सिक्योरिटी रेगुलेशन 1996। कस्टोडियन कौन है? एक ऐसा पर्सन है जिसको लाइसेंस मिला है एज सच कस्टोडियन की तरह काम करने वाला, अंडर सेबी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1996। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? मींस अ फंड एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लो कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड मींस अ फंड एस्टेब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट टू रेज मनीज थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक और अ सिलेक्शन ऑफ पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम्स फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है? कि एक फंड बनाया हमने। म्यूचुअल फंड का मतलब है एक फंड जिसको हमने एस्टेब्लिश किया है एज अ ट्रस्ट टू रेज मनीज थ्रू द सेल ऑफ यूनिट्स टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम्स फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और गोल्ड। अब म्यूचुअल फंड कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा आया है वो पैसा कहाँ लगाया जाएगा? नंबर 1 सिक्योरिटीज़ में, नंबर 2 मनी मार्केट में, नंबर 3 गोल्ड में या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है? मींस अ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। एक म्यूचुअल फंड में स्कीम लगाएंगे, जो म्यूचुअल फंड में पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके किया जाएगा उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाएगा, उसे बोलेंगे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ये हम कर चुके हैं अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग commercial papers, commercial bills, treasury bills, government securities having an unexpired maturity up to 1 year, having an unexpired maturity up to 1 year, call or notice money, certificate of deposits and any other like instruments as specified by the RBI from time to time. Sponsor का मतलब क्या है? Means any person who acting alone or in combination with another body corporate establish a mutual fund. तो जिस आदमी ने म्यूचुअल फंड बनाया है उसे हम क्या कह रहे हैं? स्पॉन्सर। ट्रस्टी का मतलब क्या? मीन्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और द ट्रस्टी कंपनी हु होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स। ट्रस्टी का मतलब क्या? यूनिट का मतलब क्या? मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर इन अ स्कीम विच कंसिस्ट ऑफ ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग वन अनडिवाइडेड शेयर इन द एसेट्स ऑफ अ स्कीम। जैसे कंपनी के केस में हम शेयर बोलते हैं तो यहाँ पे हम यूनिट बोलते हैं। मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिट होल्डर्स इन अ स्कीम विच कंसिस्ट ऑफ each unit representing one undivided share in the assets of a scheme. Unit holder का मतलब क्या है? Means a person holding one or more units in a scheme of mutual fund. Close-ended scheme का मतलब क्या है? Means any scheme of a mutual fund in which the period of maturity of a scheme is specified. Open-ended scheme का मतलब क्या है? Means a scheme of mutual fund which offers units for sale without specifying any duration of the redemption. गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है?
means a mutual fund scheme that invest primarily in gold or gold related instruments. गोल्ड एक्सचेंज GETF क्या होता है बेटा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या है? स्कीम्स means a mutual fund scheme that invest primarily in gold or gold related instruments. Gold related instruments क्या है? Means such instruments having gold as underlying as may be specified by the broad frame time to time. यानी गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइंग एसेट गोल्ड है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, GETF को और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम का मतलब क्या है? मींस म्यूचुअल फंड स्कीम विच इज डेजिग्नेटेड एज सच एंड विच एंडेवर्स टू प्रोटेक्ट द कैपिटल इन्वेस्टेड देयरइन थ्रू सुटेबल ओरिएंटेशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। तो उसे कहा जाता है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। ये एक लाइन का है, ठीक है बेटा। एक ऐसी स्कीम जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट जो आप करते हो उसकी प्रोटेक्शन की बात की जाती है, उसको सेफ गार्ड करने की बात की जाती है, तो उसे कहते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। ये एक एक लाइनर की डेफिनेशंस हैं। ये सारी डेफिनेशंस, इसमें से 2-3 डेफिनेशंस आपके एग्जाम में आ जाती हैं, तो आपने अच्छे से इन्हें सबको करना है, बढ़िया से इन्हें करना है, अच्छे से इन्हें शाबाश समझना है, सीखना है। कोई भी अगर डाउट है इस पे आप पूछेंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे? हम करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रेगुलेशन 7 करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। लेज डाउन रेगुलेशन 7 लेज डाउन द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड बाय एन एप्लीकेंट टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द ओपिनियन ऑफ सेबी। सेबी की ओपिनियन में अगर आप एलिजिबिलिटी लेना चाहते हैं, आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो बनाता है उसे कहते हैं स्पॉन्सर। कहते हैं जिस द स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। अगर आप म्यूचुअल फंड बना रहे हैं तो आपको हम कहेंगे स्पॉन्सर। कहते हैं स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपकी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए। पहली बात तो स्पॉन्सर आदमी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए जिसकी बैड रेपुटेशन हो मार्केट में। जनरल रेपुटेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। रेगुलेशन प्रोवाइड दैट साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या है? ठीक है कहते हैं जी स्पॉन्सर के पास साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। स्पॉन्सर शुड हैव a sound track record and general reputation of fairness and integrity in all his business transactions. Regulations provide that sound track record means sponsor should be carrying on business in financial service for a period of not less than 5 years. Be carrying on business in financial service for a period of not less than 5 years. And the net worth is positive in all immediate preceding 5 years. साउंड ट्रैक रिकॉर्ड को डिफाइन किया है, ठीक है, कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में बिजनेस करते हो कम से कम 5 साल तक, आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए इन ऑल इमीडिएट प्रीसीडिंग 5 years. Net worth in an immediate preceding year is more than the capital contribution of the sponsor in the asset management company. The net worth in the immediate preceding year is more than the capital contribution of the sponsor in the asset management company. तो स्पॉन्सर की नेटवर्थ ज़्यादा होनी चाहिए जितना पैसा उसने एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है. And the sponsor profit after providing depreciation, interest, tax in 3 out of immediate preceding 5 years includes the 5th year. Sponsor has profits after providing depreciation, interest and tax in 3 out of immediate preceding 5 years. तो ये 4-5 बातें हैं आपको ध्यान से पढ़नी है. स्पॉन्सर को अगर ये बातें स्पॉन्सर के पास हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्पॉन्सर का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है. और स्पॉन्सर का अगर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है तो ही मार्केट में उसे हम म्यूचुअल फंड कंपनी को फ्लोट करने देंगे. इसके बाद कहा है कि एप्लीकेंट इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन. इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड सच फंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट एंड द ट्रस्ट डीड हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेबी. अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड चलाने का दावा करती है तो वो फंड है वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में होना चाहिए और वो सेबी से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो ही हम उसको एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड कंपनी मानेंगे.
The sponsor has contributed or contributes at least 40% of the net worth of the asset management company. और जो आदमी अपने आप को म्यूचुअल फंड कंपनी का स्पॉन्सर कहता है उसे 40% नेट वर्थ ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंट्रीब्यूट करनी है. However, any person who holds 40% or more of the net worth of the any asset management company shall be deemed to be the sponsor and will be required to fulfill the eligibility criteria specified in this regulation. ये सी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है. कहता है कि स्पॉन्सर, अगर जो आदमी खुद को स्पॉन्सर नहीं कह रहा, ठीक है, एक आदमी ऐसा है खुद को स्पॉन्सर तो कह नहीं रहा, लेकिन उसकी जो नेटवर्थ, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% से ज़्यादा है, तो उसे स्पॉन्सर मान लेंगे, उसे स्पॉन्सर हम मान लेंगे और उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना है. Sponsor or any of the directors or the principal officer or to be employed by the mutual fund, principal officer to be employed by the mutual fund should not have been guilty of fraud, यानी देखो, or has not been convicted of any offense involving moral turpitude or has not been found guilty of any economic offense. कहते हैं जी जो स्पॉन्सर है, एक तो स्पॉन्सर, ठीक है, और ऑफ इट्स डायरेक्टर्स or the principal officer to be employed by the mutual fund should not have been guilty, वो फ्रॉड का चार्ज ना लगा हो और हैज़ नॉट बिन कन्विक्टेड, ठीक है, फ्रॉड का दोष ना लगा हो और उनको कन्विक्शन ना हुआ हो, ठीक है, ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड. मोरल टर्पिट्यूड ऑफेंस में, इमोरल ऑफेंसेस में उसे कोई सजा ना हुई हो, ठीक है, हैज़ नॉट बिन फाउंड गल्टी ऑफ एनी इकोनॉमिक ऑफेंस, और या इकोनॉमिक ऑफेंस में उसे गलती ना करार किया गया हो, यानी उसे सजा नहीं मिली हो. Appointment of trustees to act as trustees for the mutual fund in accordance with the provision of the regulations. ठीक है, आपने क्या करनी है, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज टू एक्ट एज ट्रस्टीज फॉर द म्यूचुअल फंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन. और म्यूचुअल फंड के ट्रस्टीज अपॉइंट करने हैं, ठीक है, और किस तरह से ट्रस्टी अपॉइंट करने हैं, जिस तरह से ये रेगुलेशन कह रहे हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू मैनेज द म्यूचुअल फंड, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं बेटा. एक म्यूचुअल फंड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अपॉइंटमेंट होगी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी सारे उसके एसेट्स को मैनेज करेगी. और लास्टली, अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन in order to keep custody of the securities or gold and gold related instruments or the other assets of the mutual fund held in terms of these regulations and provide such other custodial service as may be authorized by the trustee. तो ये आपने देखने हैं बेटा, ये सारी बातें अच्छे से सीखनी है, कोई भी बातें इसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बारी मैं दोबारा से इसे रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश करना चाहता है तो पहले तो उसके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए, स्पॉन्सर के पास साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होने के लिए 4 बातें होनी चाहिए, एप्लीकेंट फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए. इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, अगर आप अपने आप को एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड कह रहे हैं तो आप सेबी के साथ अप्रूव्ड होने चाहिए. स्पॉन्सर का एक कंट्रीब्यूशन करेगा नेटवर्थ में, एएमसी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ में उसका कंट्रीब्यूशन होगा. हालांकि अगर किसी और आदमी का कंट्रीब्यूशन है और उसे स्पॉन्सर उसे आप नहीं कह रहे तो फिर क्या होगा, उस पर्सन को भी स्पॉन्सर वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा. स्पॉन्सर और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और द प्रिंसिपल ऑफिसर टू बी एम्प्लॉयड, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, फ्रॉड वगैरह कोई चार्ज प्रूव नहीं होना चाहिए, या उसके इकोनॉमिक ऑफेंसेस की गलती नहीं होनी चाहिए. ये बात आपने ध्यान रखना है. स्पॉन्सर जो डायरेक्टर होंगे वो भी कॉन्विक्ट नहीं होने चाहिए इसके, ये बात आपने सीखी. ट्रस्टीज की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशंस, एएमसी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशंस, और कस्टोडियन की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी. तो म्यूचुअल फंड के ये ऑर्गन्स हैं. एक म्यूचुअल फंड कंपनी आप क्रिएट करोगे, उसके लिए एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर एक एएमसी क्रिएट करनी पड़ेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ेगा. और फिर हम आगे की कहानी सुनेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन. रेगुलेशन 10 पढ़ेंगे. रेगुलेशन 10 ये कहता है कि जब सेबी इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग
जब सेबी इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट देगी तो कंडीशंस लगा सकती है। आइए हम उन कंडीशंस को बहुत ध्यान से एक बारी पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे यहाँ तक पूछेंगे। शाबाश।